खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म और कर्मचारी सेवा नियमों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी गहनता से मंथन हुआ। प्रदेश के विकास के साथ साथ कर्मचारियों के हितों में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है। भजनलाल सरकार अब उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देगी जिन्होंने बीते बरसों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है, और इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने आरपीएससी के सदस्यों का दायरा भी बढ़ाया है। अब आयोग में 7 की बजाय 10 सदस्य होंगे ताकि नियुक्ति प्रक्रियाओं को अधिक सुचारू बनाकर लंबित मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सके। वहीं पेपर लीक और धांधली के आरोपों से घिरे निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को पद से बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। ये टाउनशिप पब्लिक के हित में होगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है, उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है, उस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। पौरुष जी, आपका बहुत स्वागत है। मिथिलेश जामनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी भी मौजूद है। ऋतुराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास है क्योंकि जब मीटिंग हुई और उसके बाद अहम फैसले लिए, ये प्रदेश कि जनता के लिए कितने हितकारी हैं, कितना लाभ मिलेगा, कितनी तेजी से विकास होगा इन फैसलों के मद्देनजर, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल रहेगा, कितने अहम ये फैसले हैं, क्योंकि खासतौर से फोकस रोजगार के मद्देनजर रहा है, आरपीएससी भी इसमें खास फोकस रहा और हर चीज के बारे में बताया गया कि कैसे बेनिफिशियल रहेगा आने वाले वक्त में। इन फैसलों को कैसे देखा जाए? श्वेता जी, आज जो बैठक हुई है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और जैसा आप अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टाउनशिप पॉलिसी को लेकर के, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, आरपीएससी को लेकर के, कर्मचारियों के कल्याण को लेकर के हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले राजस्थान के लिए लिए हैं। और पिछले 1.5 साल में जब से राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम जनहित के फैसले लगातार ले रहे हैं। और राजस्थान में चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम जो पेपर लीक का एक दाग था पिछले 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें जिस तरह से पेपर लीक होते थे, जिस तरह से भर्तियां नहीं होती थी, हमने कैलेंडर जारी किए, समय परीक्षाएं हों, उनको युवाओं को रोजगार मिले, तो ये हमारी प्राथमिकताएं हैं जिसको लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे हम ऊर्जा का उत्पादन की बात कर लें, चाहे हम जल के लेकर के जो समझौते हुए हैं उसकी बात कर लें, तो लगातार जनहित के फैसले हमारी सरकार ले रही है और उसका असर हमारे राजस्थान में दिख भी रहा है। 35 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हुए और 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट धरातल पर आ चुके हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारे पास बताने की। ठीक है, आपने कहा उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। ऋतुराज जी, एक अहम फैसला, क्योंकि कई फैसलों का जिक्र किया, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। आरपीएससी 7 की जगह अब 10 सदस्य होंगे। क्या नियुक्तियों को रफ्तार मिल पाएगी, गति मिल पाएगी, सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी? 7 से 10 सदस्य करने से क्या फायदा? देखिए श्वेता, ये बिल्कुल एक जायज़ फैसला था, क्योंकि काफ़ी समय से ये महसूस किया जा रहा था कि आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कम है, क्योंकि जिस तरह के भर्ती का काम है और जो सोच है वास्तविक रूप से, जो सरकार की जो विजन है कि भर्तियां समय पर कराकर टाइम बाउंड कराना, इसी के साथ साथ प्रमोशन को लेकर भी उतनी ही गंभीर नज़र आती है सरकार, क्योंकि हमने आज देखा कि जो 2 वर्ष की छूट दी है, और ऐसा नहीं है कि एकदम से 2 वर्ष की छूट दे दी है, इसमें भी ये बाउंडेशन रखी है कि जो पिछले वर्षों में जिन्होंने इस छूट का लाभ लेते हुए अगर प्रमोशन पाया है, तो उनको छोड़कर तमाम सरकारी कर्मचारियों को ये छूट मिलेगी। तो प्रमोशन और भर्तियां, ये दो चूँकि बहुत महत्व के विषय हैं और इस पर पूरा फोकस
किया हुआ है, तो ऐसे में जो सदस्यों की संख्या है वो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही जो रिक्त सदस्य हैं, रिक्त सदस्यों के पद हैं, उसमें भी नियमित रूप से वहाँ पर वो रिक्त ना रहें, इसको भी सुनिश्चित करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी चूंकि 7 सदस्य हैं तो उसमें एक सदस्य का पद रिक्त है, तो इसको भी देखना होगा। क्योंकि समय समय पर जब मॉनिटरिंग होती है, समय समय पर जब विभिन्न सेवा में नियमों में संशोधन के साथ सेवा नियमों में प्रमोशन होते हैं, तो यह बात सामने आती है कि किस सदस्य का बोर्ड बनाएं जिससे कि प्रमोशन सुनिश्चित हो सके। और भर्ती प्रक्रिया की भी यही बात है कि किसकी मॉनिटरिंग में भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। तो यह एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसको थोड़ा और व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता है। और मुख्य बात यह है कि व्यवस्थित रूप कैसे, समयबद्ध तरीके से इसको किया जाना चाहिए कि जब कोई भर्ती खाली हो, जब रिक्त पद हो, उसको तुरंत भरने की जो भी तमाम प्रक्रियाएं हैं वो कवायद की जाए, चाहे से उसके लिए बैठक करनी पड़े, चाहे से और जो प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि भर्तियों का एक कैलेंडर जारी करने और ये तमाम चीज़ें, ये जब भी सारी सुव्यवस्थित हो सकेंगी जब सारी चीज़ें A to Z अगर सही रहें। ठीक है पौरुष जी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में ही है अहम फैसले और उन्हीं फैसलों के आधार पर धरातल पर उसे उतारना, इसके बाद प्रदेश के विकास के लिहाज से भी ये फैसले बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और फोकस भी पूरी तरह से रोजगार को लेकर है, युवाओं को लेकर है। विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस कैसे देख रही है इन फैसलों को? आपको लगता है कि ये जो फैसले लिए गए उसे धरातल पर आसानी से उतारा जा सकता है, मंशा सही है? श्वेता जी देखिए, मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूँगा। एक शायरी गालिब साहब कहती है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो शुरू से रहा है वो सिर्फ घोषणा का रहा है, और घोषणा भी ऐसी जो कि जुमलेबाजी होती है। अब इनकी ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो घोषणा या जो जुमलेबाजी चुनाव के समय घोषणा पत्र में होती है वो वहाँ से निकल के अब मंत्रिमंडलीय बैठकों में आ चुकी है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि अब से पहले भी मंत्रिमंडल की बैठकें हुई है, उसमें 1-2 पॉइंट पास हुए थे। उसमें एक तो ना कोचिंग माफिया पे अंकुश लगाने के लिए और कोचिंग संस्थानों को नियमित करने के लिए का फैसला किया गया था। उसके बाद विधानसभा का सेशन हो गया, उस पर आज तक कोई कानून नहीं बना। दूसरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए धर्मांतरण विरोधी कानून, इसके लिए भी सरकार ने, आपको ध्यान होगा कि मैं शायद आपके डिबेट में था जब ब्रेकिंग न्यूज बीच में आई थी उस समय कि है ना सरकार जो है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए जा रही है। उसके बाद विधानसभा का सेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो आपको और हमको सबको पता है। मंत्री जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि नगरीय विकास को हम प्रोत्साहन देने के फैसले जो है हमने लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए हमने फैसले लिए। मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि जयपुर में इस समय बरसात चल रही है, इस समय जल भराव की क्या स्थिति है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मैं आपके स्टूडियो आने के लिए घर से जैसे निकला हूं तो ये मान के चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा करके आता है कि गाड़ी कहाँ खड्डे में गई, कहाँ गई नहीं गई, मैं यहाँ पे पहुंच पाता नहीं पहुंच पाता, मुझे अनुमान नहीं था, पर भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ पे सही सलामत आ गया। यहाँ पे मैं आपको इस बात को भी कहना चाहूंगा कि देखिए एक तरफ हमारी हेरिटेज, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है 4 दीवारी को, वहां पर किसी प्रकार के निर्माण पे पूर्ण प्रतिबंध है। कल सुबह आपकी टीम भेजिए, जयपुर का जो हृदय स्थलीय चौड़ा रास्ता है वहां पे हेरिटेज के जो अंदर जो है मेन रास्ते में 2 जगह अवैध निर्माण चल रहे हैं। ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है कि जहां पे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी का रोज का वहां से सिटी पैलेस से आना और जाना है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरी बात देखिए, कह रहे थे कि मेडिकल हब की बात कर रहे थे, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने जो हमारे द्वारा नवाचार किए गए थे, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, उसको इन्होंने बंद कर दिया। आरजीएचएस जो सरकारी कर्मचारी जिनकी बड़ी बड़ी बातें आज इन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में की, उन बेचारे कर्मचारी जब वो बीमार हो जाते हैं और जब अस्पताल पहुंचते हैं या उनके परिवारजन पहुंचते हैं तो उस आरजीएचएस का क्या हाल हो रहा है वो आप और हम देख रहे हैं। आपकी खबरों में भी हमने देखा कि आरजीएचएस की जो स्कीम है वो लगभग दम तोड़ने के लिए जा रही है, और चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बन चुकी है वो भी खत्म होने के लिए जा रही है। और ये अगर इसके लिए इस क्षेत्र में इतने ही ज्यादा ये लोग चिंतित थे मेडिकल के लिए, तो आपको पता है हमारी सरकार के समय हमने एसएमएस में आईपीडी टावर का निर्माण किया था, इन्होंने आते सबसे पहले उसको बंद करने का काम किया। तो मुझे तो मंत्री जी का बयान से आने वाले समय में एक बहुत बड़े भूमि घोटाले की बू आ रही है कि ये लोग मेडिकल के नाम पे किसी बड़ी संस्था को कोई बहुत बड़ी जमीन देने के लिए जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं 2 चीजें, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी कई अहम घोषणाएं की, वो धरातल पर नहीं उतरी। दूसरी अहम बात आपने जो कहा कि अभी जिस तरह से पानी को लेकर और जिस तरह के हालात राजधानी के बन रहे हैं उसको लेकर आपको लगता है कि कुछ घोषणा होनी चाहिए थी ताकि वो बेहतर हो सके। चलिए ठीक है मिथिलेश जी, विकास का विजन है सरकार ये कह रही है, फोकस रोजगार के मद्देनजर है, लेकिन जो अहम फैसले लिए गए हैं उसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में आसान है, अहम फैसले हैं, ये धरातल पर उतर जाएंगे? किस तरह से देखिए, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते पौरुष जी तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय राजेश पायलट ने एक बार कहा था कि जिस दिन किसान का बेटा
कुर्सी की कमान संभालेगी उसी दिन किसान की सुध आएगी। आज के निर्णय में देखें तो वही जानता है जिसके घर जानवर बंधा हो, पशुधन सहायक, पशु सहायक, ये उसकी पीड़ा वही समझता है कि उनका सम्मान होना चाहिए। कृषि पर्यवेक्षकों की पॉलिसी बढ़ाना। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुख्यमंत्री अटारी में जन्मे और किसान के बेटे और बीएड किए हुए बेरोजगारी के दंश को समझते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि किस तरीके से जो भर्तियां हैं उनका कैलेंडर जारी हो और जो पहले जो 50% था वो रिक्त पदों को एक साथ कलेक्ट करके जारी कर दिया जाए। अब इन्होंने एक आरपीएससी में 10 सदस्य किए, ये तो ठीक है, लेकिन इनका एक वादा था। वादा यह था कि हम यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी सदस्य बनाएंगे, ऐसा नहीं कि अनुकंपा नियुक्ति करेंगे। इस पर भजन लाल जी को ध्यान देना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट है कि गांव के आदमी को विश्व स्तर का इलाज मिले। एम्स की तर्ज पर आरयूएचएस को डेवलप करने की जो घोषणा की वो काबिले तारीफ है। वहां गांव के लोग आते हैं, सीधे टोंक रोड से आता है आदमी घुस जाता है, आगरा रोड से आता है सीधा चला जाता है। वो एक इंपॉर्टेंट घोषणा है। और दूसरा, जब टूरिज्म बढ़ेगा, मेडिकल टूरिज्म, इसके अलावा 13 से ज्यादा जो पॉलिसी घोषित कर चुकी है, 2 और पॉलिसी आज कर दी, टाउनशिप पॉलिसी। ये गांव का आदमी समझ सकता है कि एक श्रमिक जब मजदूरी करने के लिए तगारी उठाता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता है, उसका सपना होता है कि मैं ये घरौंदा बना रहा हूं, ये फैक्ट्री बना रहा हूं, इसकी बगल में मेरे बच्चे रहें। तो ये जो आज फैसला लिया गया है कि 5% भूमि उनके लिए रिजर्व की जाएगी, ये एक बड़ा फैसला है। एक बड़ा फैसला ये है कि आप जो टाउनशिप में जो 7% जमीन ओपन एरिया के लिए रखी जाएगी, क्योंकि हमने कोरोना के दौरान हमने देखा क्या हालात हुए, ऑक्सीजन के लोग तरस गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है एनवायरमेंट को बचाने की। और जो सबसे अहम है कि किस्मत कनेक्शन गिरिराज जी की कृपा से बहुत भारी है। पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश हो रही है, तो इधर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, उधर बारिश हो रही है। और कभी हमारे यहाँ कहा जाता था किसी मुख्यमंत्री को नाम से जोड़ के कि अकाल के पर्याय हैं, वो कलंक धुल गया। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाबूलाल कटारा की जो पद है उस पर कोई है नहीं, लेकिन वो नियुक्ति रद्द होने में टाइम लग रहा है, वो जल्द से जल्द हो। और जो 2 पद खाली हो जाएंगे, एक जसवंत राठी की डेथ के बाद और एक ये, उनको भरा जाए। और जो भी आरपीएससी सदस्य लिए जाएं वो मोरल इंटीग्रिटी वाले लिए जाएं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जब ही सुधरेगा। और जो भर्तियों का कैलेंडर जारी किया वो निश्चित रूप से यूथ के मन में एक नया विश्वास जगा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब से भजन लाल जी ने कमान संभाली एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट। अब ये 3 जो सदस्य बनाएंगे वो इस कल्चर को समझे। हो क्या रहा था, अशोक गहलोत जी ने क्या एक नई प्रथा शुरू करी थी कि मेरा सुरक्षा अधिकारी अध्यक्ष बनेगा, मेरे चीफ सेक्रेटरी की बीवी सदस्य बनेगी, मेरे राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले की बीवी सदस्य बनेगी। उस परंपरा में नहीं फंसे। तो भजन लाल जी के लिए ये उनसे सीखने वाली जरूरत है, अशोक गहलोत जी से, कि वो रियल में जो एजुकेशन सिस्टम को समझते हो, जो एग्जाम के पैटर्न को समझते हो, जो सीक्रेसी के मैटर को समझते हो, उनको नियुक्ति दे, तब तो ये कारगर होंगे। ठीक है मिथिलेश जी, एक और अहम सवाल है जिस तरह से ठीक है आपने बताया और ये फोकस रखा गया है, सुध ली गई है उन लोगों की जो हमेशा अपने आप को नजरअंदाज समझते रहे कि उनकी समस्याओं का ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन क्या बजट के लिहाज से, संसाधनों के लिहाज से ये सभी फैसले व्यवहारिक है और आपको लगता है कि इसमें आने वाले वक्त पे कोई सवाल नहीं उठेगा, इतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ये धरातल पर नजर आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं खेती करता था, कुएं में घुसता था। आज पहली बार कहा कि 2027 नहीं 2026 में हम दिन में बिजली दे देंगे। और इंद्रप्रस्थ, गेल, इन कंपनियों से समझौता किया 1000 मेगावाट का। ये बताता है कि जाके पैरन फटे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। जब जिसके पैर में बिवाई फटी हो, जिसने इन वेदनाओं को झेला हो, जिसने गांव में जन्म लिया हो, उसे ही पता चलता है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि ये निर्णय सारे धरातल पे आने वाले हैं। आरयूएचएस में काफी सुधार हुआ है, जिस तरीके से सिस्टम आरपीएससी में तमाम एग्जाम हुए हैं, अभी लेक्चर्स की भर्ती हुई है, कोच की भर्ती हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अभी 1000 से ज्यादा और नए थानेदारों के पद की वैकेंसियां आ रही है। अभी 96 के लगभग जो दूरसंचार में एसआई है उसकी भर्ती के एग्जाम का कैलेंडर जारी है, टाइम टू टाइम एग्जाम हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपने साहू साहब को प्रभार संभाला है, लेकिन वहां जो कीचड़ जमा हुआ है, जो गंदगी जमा हुई है, उसको साफ करना पड़ेगा। क्योंकि आरपीएससी में 2015 से शुरू हुआ था ये गेम और ये 25 तक ना चले, इसको रोकने के लिए पूरे सिस्टम को रिफाइन करना पड़ेगा। बड़े स्तर पर अभी क्लर्क भर्ती की है, तो वहां नए क्लर्क भी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक विजन है और मुझे लगता है कि अगर आदमी की कार्यक्षमता हो और ये सारी योजनाएं यथार्थ में आ गई तो राजस्थान पर एक कलंक लगा हुआ है कि भाई पड़ोसी राज्यों में तो बीजेपी रिपीट हो जाती है और राजस्थान में रिपीट नहीं होती। तो वो कलंक भी धो सकते हैं भजन लाल जी, बशर्ते
ये जो आज घोषणाएं हुई है, इन सबको ईमानदारी से अमली जामा पहना दिया जाए। ठीक है आशीष जी, देखिए आपने भी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम जनता के लिहाज से बेहद अहम फैसले, और इसको भी मुहर लगाया मिथिलेश जी ने कि कैसे ये बेहतर हो सकता है। लेकिन सवाल पौरुष बात कर रहे थे और इतना जरूर है जो चर्चा में निकलकर सामने आया कि बेहद अहम फैसले लिए गए हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं, रोजगार पर खासतौर से फोकस है, और जो कह सकते हैं दाग राजस्थान में उन मुद्दों को लेकर, फिर चाहे पेपर लीक का मामला हो, आरपीएससी को लेकर मामला हो, वो लगे उसे धोने की पूरी कोशिश है, बेहतर करने की कोशिश है, सफाई करने की जरूरत है पुरानी जो गंदगी है, लेकिन साथ ही साथ नए तरीके से इन फैसलों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूशन उनका कितना बेहतर तरीके से हो, धरातल पर वो नजर आए और ये मददगार साबित हो राजस्थान के विकास के लिहाज से। इस तरह से देखा जा रहा है इन फैसलों को। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये फैसले गति पकड़ते हैं, रफ्तार पकड़ते हैं और नजर आते हैं जमीन पर। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है, उसकी संख्या बढ़ाकर के 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है।